सभी छात्र छात्राओं का आपका अपना YouTube चैनल बेसिक एंड अल्ट्रा नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए पढ़ चुके हैं। आज की कक्षा में हम लोग जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में और इसका पूरा कंसेप्ट के साथ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आज के टॉपिक में हम लोग क्या जानेंगे। सबसे पहला टॉपिक होगा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, है ना। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार की बात करें तो पहला प्रकार आपका क्या हो जाएगा, संयोजन, है ना। रासायनिक अभिक्रिया का जो प्रकार पढ़ेंगे तो क्या क्या पढ़ना है आज, संयोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ना है। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ना है। इसके बाद बात करें तो दूसरा प्रकार हम लोग पढ़ेंगे आज वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अगला पढ़ेंगे हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। और फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, उपचयन अपचयन अभिक्रिया के बारे में भी पढ़ेंगे। उपचयन अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे आज के वीडियो लेक्चर में। चलिए तो आते हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो पहला क्या देख रहे हैं हम लोग, संयोजन अभिक्रिया, है ना। पहला क्या देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग, हमारे सामने है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, संयोजन। चलिए संयोजन अभिक्रिया को हम लोग देखते हैं। पहला क्या है, संयोजन अभिक्रिया है हम लोग का। संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना। संयोजन का मतलब क्या होता है, जब जैसे मान चलिए कि दो या दो से अधिक अभिकारक है और ये मिल करके एक उत्पाद बना लिया, मिल करके कोई एक उत्पाद का निर्माण कर लिया, इस टाइप की अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। जैसे मान चलिए इससे पहले हम लोग देखे थे, जैसे मैग्नीशियम है और उसको क्या किए थे हम लोग, रिएक्शन करा दिए थे ऑक्सीजन से। तो यहाँ पर देख रहे हैं दो अभिकारक और ये दोनों मिल करके एकल उत्पाद मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर लेता है। यानी जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके केवल एक उत्पाद का निर्माण करता है तो वैसे अभिक्रिया को हम लोग क्या जानेंगे, संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के रूप में जानेंगे, ठीक है। वही देखिए और सारा उदाहरण भी दिया है यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, है ना। संयोजन अभिक्रिया का क्या है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को जल से रिएक्शन कराए तो क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। दूसरा उदाहरण चलिए देख रहे हैं क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्या किए, रिएक्शन कराए किससे, जल से। जल में जब इसको रिएक्शन कराए तो क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन करके तैयार हो गया, है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं दो अभिकारक मिल करके, दो अभिकारक मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण कर रहा, उत्पाद हो गया यह उत्पाद। तो दो अभिकारक मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण कर रहा है ना। दो या दो से अधिक भी हो सकता है अभिकारक, और सब मिल कर जब एक उत्पाद का निर्माण करे तो वैसे अभिक्रिया को क्या कहेंगे हम लोग, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे, है ना। चलिए समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या आप जानते हैं, जो कि महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। इसको यहाँ से क्या करना, आपको याद रखना, ठीक है।
ऊपर की अभिक्रिया में क्या कह रहा है, ऊपर की अभिक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूना के विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी के लिए किया जाता है। यानी दीवार पर जो हम लोग सफ़ेदी जो करते हैं वह क्या है, बुझा हुआ चूना का यूज करते हैं दीवार पर पेंट करने के लिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कर लेता है तो उस पर एक परत का निर्माण होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। और इसी कैल्शियम कार्बोनेट, चूँकि 1-2 दिन इसमें समय लगता है, 2 से 3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण हो जाता है और इससे दीवारों पर चमक आ जाता है। यानी यहाँ पर प्रश्न पूछता है कि जब हम दीवार को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से या चूना से क्या करते हैं, पुताई करते हैं या उसकी रंगाई करते हैं, तो रंगने के बाद जब हम चूना से रंगते हैं दीवार को, मान लीजिए कि ये दीवार है, ठीक है, और दीवार पर क्या किए हम, चूना से इसको एकदम पेंट कर दिए, चूना से क्या किए हम लोग, इसको पेंट कर दिए, तो तुरंत इस पर जो है लाइटनिंग नहीं आ जाता है, तुरंत इस पर चमक नहीं आ जाता। कब चमक आएगा इस पर, मान लीजिए चूना में क्या, बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, चूने के पानी से क्या किया हम इस पर पेंट कर दिए, इस पर तुरंत चमक नहीं आएगा, 2 से 3 दिन के बाद चमक आएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, 2 से 3 दिन तक में कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कर लेता और रिएक्शन करने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट के परत का निर्माण होता है। और कैल्शियम कार्बोनेट पता है संगमरमर का सूत्र होता है, और इसलिए ये संगमरमर की तरह फिर इसमें क्या होता है, पूरा उजलापन आ जाता है और उसमें चमक बढ़ जाता है। 2 से 3 दिन के बाद चूना करने के बाद, यदि 2 से 3 दिन चूना यदि किए, 2-3 दिन बाद ही उस पर खूब बढ़िया तरह से चमक आएगा। तो ठीक है, ये यहाँ पर हम लोग महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में जाने, ठीक है। अब देखिए एक और है, ये भी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण से, कार्बन क्या किया, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लिया तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर भी हम क्या देख रहे हैं, ये दूसरा उदाहरण हो गया, तीसरा उदाहरण है ना संयोजन का। कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, कार्बन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है ना। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं 2 अभिकारक मिल करके एक उत्पाद का निर्माण कर रहा था। तो यह कैसा रिएक्शन है, रिएक्शन दे करके पूछता भी है कि ये किस प्रकार का रिएक्शन, तो ये भी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है ना। और चूँकि यह कोयला के यहाँ पर दहन हो रहा है तो इसमें ऊष्मा का निर्माण होता है, तो संयोजन अभिक्रिया को हम लोग क्या कह सकते हैं, ऊष्माक्षेपी भी कहेंगे। ऊष्माक्षेपी माने इसमें ऊष्मा का क्या होगा, ऊष्मा निकलती है, ठीक है ना, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी उसी का टाइप से संयोजन अभिक्रिया का। अगला जो हम लोग देख रहे हैं संयोजन अभिक्रिया में ही, यहाँ पर देखिए जल क्या कर रहा है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, ये हाइड्रोजन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन चौथा रिएक्शन लिख सकते हैं संयोजन में, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना रहा है, जल बना रहा। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन करके एक उत्पाद जल का निर्माण कर रहा है, यानी 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिल करके यहाँ पर भी एकल उत्पाद का निर्माण कर रहा है। अतः यह क्या है, संयोजन। तो इसका परिभाषा जानने के लिए लिखेंगे कि यदि पूछेगा कि संयोजन अभिक्रिया किससे कहते हैं, इसमें हम टिक लगा सकते हैं यहाँ पर, है ना। संयोजन अभिक्रिया का परिभाषा, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक संयोजन करके एकल उत्पाद का निर्माण करता है, ऐसे अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और इसके उदाहरण में ये सारा हम लोग 3-4 ठो जो लिखाए हैं अभी, वो सारा चीज़ लिख सकते हैं। इसके उदाहरण में ये सारा पॉइंट को लिख सकते हैं, 4 ठो जो ऊपर में लिखा है ना, इसको भी लिख सकते हैं। जैसे मीथेन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो हो गया आपका क्या, ये संयोजन नहीं हुआ, ठीक है। तो ये सब संयोजन में 4 ठो उदाहरण लिख सकते हैं। अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है ना, यानी अधिक मात्रा में वैसा रिएक्शन जिसमें क्या होगा, ऊष्मा का निर्माण होता है, यानी उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा निकलती, उसको कहेंगे ऊष्माक्षेपी। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस माने मीथेन का दहन, प्राकृतिक गैस किसको कहेंगे, मीथेन। मीथेन का दहन करने के बाद, मीथेन का दहन करेंगे यानी उसको जलाएंगे, दहन माने जलाएंगे, जलने के माने ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा,
क्या क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा निकलेगा, है ना। तो ये हो गया ऊष्माक्षेपी का उदाहरण। इसके अलावा ऊष्माक्षेपी का उदाहरण का बात करें तो और सारा चीज़ है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा। तो ये भी क्या है, श्वसन, यहाँ पर श्वसन हो रहा। तो श्वसन भी एक प्रकार का क्या हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है ना। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, इसको याद रखना, श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसके बाद प्राकृतिक गैस का दहन भी ऊष्माक्षेपी का उदाहरण है। ऊष्माक्षेपी में ये हो गया, है ना, श्वसन ऊष्माक्षेपी का उदाहरण है। और इसका रिएक्शन भी याद रखना है श्वसन का, है ना। यहाँ पर क्या है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ संपर्क किया तो टूटेगा किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड जल प्लस इसमें ऊर्जा भी मुक्त होता है ना, 38 ATP। चलिए, तो ये था संयोजन और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में। अगला जो आपका अभिक्रिया है वह है वियोजन और अपघटन, उसी कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। तो वियोजन में क्या होगा, वियोजन रिएक्शन में क्या होगा, टूटेगा कोई भी चीज़, टूटना। जैसे मान चलो कि एक चीज़ है कोई ABC, ठीक है ना, ये 3 भाग में टूट गया, है ना, A प्लस B प्लस C। कहने का मतलब है, जैसे उदाहरण लेते हैं, और कोई एकल पदार्थ टूट करके 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करेगा तो वह क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन होगा। वियोजन का मतलब ये होता है क्या, टूटना। वियोजन माने वियोजित होना, वियोजन माने क्या होता है, या अपघटन माने क्या होता है, टूटना। अपघटन बोले या विघटन बोले, ठीक है, या विघटन बोल सकते हैं इसको। तो विघटन माने क्या हो गया, टूटना। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ के क्या देख रहे हैं, फेरस सल्फेट को जब हम गर्म किए, है ना, ऊष्मा को हम इस तरह से संकेत, त्रिभुज के संकेत में भी लिख सकते हैं। तो क्या बन गया यहाँ पर, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, है ना, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण। यहाँ पर देख रहे हैं कि एकल पदार्थ, एकल अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूटता है, तो ऐसे अभिक्रिया क्या कहेंगे, चूँकि टूट रहा है तो इसको कहेंगे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। इसको यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल के हरे रंग में परिवर्तन हो रहा है ना, फेरस सल्फेट हरे रंग में परिवर्तन, सल्फर के दहन का ये गंध को आप सूंघ सकते हैं। वियोजन अभिक्रिया का क्या लिखेंगे, छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता, और यह वियोजित अभिक्रिया है, यानी जब एकल अभिकारक टूट करके 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है तो वैसे अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और सारा उदाहरण इसका। वियोजन अभिक्रिया का दूसरा उदाहरण ये है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, चूना पत्थर भी कहते हैं या संगमरमर भी कहते हैं। इसको जब गर्म किए तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। यानी यहाँ पर भी देख रहे हैं कि एकल अभिकारक टूट करके 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक एक्टिविटी देखिए दिखाया गया है। एक्टिविटी में क्या किया कि लेड नाइट्रेट को लिया है, लेड नाइट्रेट को गर्म किया बर्नर के सहायता से, और लेड नाइट्रेट को जब गर्म किया है तो लेड नाइट्रेट को गर्म करने के बाद क्या क्या प्राप्त होता है, लेड ऑक्साइड PbO, है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखना है कि भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है, यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो रंग होता है ये कैसा होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो यहाँ पर निकल रहा है इसका रंग कैसा होता है, भूरा रंग का होता है, धुआं निकलता है ना। किस चीज़ को गर्म करने पर, लेड नाइट्रेट को जब हम गर्म करेंगे तो लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन निकलेगा, और इसमें से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो कलर होगा कैसा होगा, भूरा रंग का होगा। ये कलर याद रखना, ठीक है। और यह भी कैसा उदाहरण है, यह भी विघटन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया का ही उदाहरण है, वियोजन का ही उदाहरण है, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पर भी क्या हो रहा, 2 या 2 से अधिक उत्पाद में एक अभिकारक टूट रहा है। ठीक है ना। ये तीसरा उदाहरण हो गया किसका, वियोजन अभिक्रिया का। चलिए अगला और देख रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि जल को यहाँ पर तोड़ा जा रहा है, जल को तोड़ा जा रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, विद्युत अपघटन हो रहा है जल का, है ना, हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। अब यहाँ पर देख रहे हैं जल का विद्युत अपघटन, यानी हम जानते हैं कि जल किस चीज़ का बना होता है, H2O, H2O, ठीक है, H2O माने जल। और जल को क्या कर रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस किया जा रहा है, विद्युत अपघटन कर रहा है। तो जल किस में टूट जाएगा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में। और ऑक्सीजन पर हम लोग जानते हैं कि प्लस चार्ज होता है ना, ये माइनस चार्ज होता है, ठीक है। और हाइड्रोजन पर प्लस, तो हाइड्रोजन जो है विमुक्त होकर के कहाँ चला जाएगा, माइनस वाला प्लस के पास, यानी जो ये जो जाएगा जिस रड के पास जाएगा, जिस इलेक्ट्रोड के पास जाएगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एनोड कहेंगे, क्योंकि एनोड पर क्या होता है, प्लस चार्ज रहता है। तो एनोड पर वियोजित होकर के यानी हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, एनोड पर, और ऑक्सीजन कहाँ चला जाएगा, कैथोड पर। हाइड्रोजन पर प्लस, उल्टा लिख दी, सॉरी, है ना, हाइड्रोजन पर प्लस रहता है, ऑक्सीजन पर माइनस रहता है। तो ऑक्सीजन कहाँ चला जाएगा वियोजित होकर के, एनोड के पास, माइनस वाला ये चला जाएगा एनोड के पास। एनोड पर चार्ज होता है कैसा, प्लस चार्ज होता है ना, एनोड पर प्लस चार्ज, और कैथोड पर माइनस चार्ज रहता है। तो ये चला जाएगा प्लस वाला माइनस के पास चला जाएगा, है ना, कैथोड के पास ये चला जाएगा। कैथोड पर कैसा चार्ज होता है, प्लस चार्ज रहता है। इसको चलिए फिर से समझते हैं। ये यहाँ पर देखिए क्या किया, एक दो प्रकार का क्या किया, एक रड ले लिया है मान चलिए, है ना, इलेक्ट्रोड ले लिया, एक ठो को एनोड बोलेंगे। एनोड किसको बोलेंगे, जिसको हम प्लस से जोड़ दिए हो गया एनोड, और जिसको हम माइनस से जोड़ दिए हो गया कैथोड। कैथोड पर कैसा चार्ज रहेगा, माइनस, और एनोड पर कैसा चार्ज रहेगा, प्लस। तो प्लस यानी इसके पास कौन जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा। ऑक्सीजन यहाँ पर आएगा कैथोड एनोड के पास, ऑक्सीजन पर क्योंकि माइनस चार्ज रहता है। और माइनस वाला यानी कैथोड के पास कौन आएगा, हाइड्रोजन आकर के वियोजित हो जाएगा। हाइड्रोजन पर क्योंकि क्या रहता है, प्लस, तो प्लस वाला माइनस के साथ, माइनस वाला प्लस के साथ। यहाँ पर ये पूछेगा कि ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन वियोजित होकर के कहाँ जाएगा, टूट करके किसके पास जाएगा, एनोड के पास कि कैथोड के पास। ऑक्सीजन एनोड के पास और हाइड्रोजन कैथोड के पास जल विद्युत अपघटन में जाएगा। ठीक है, चलिए इसके अलावा और देखिए एक एक्टिविटी, सूर्य का प्रकाश यहाँ पर आगे दिखाया। सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है ना, यानी सिल्वर क्लोराइड यदि है कोई चीज़, उसको हम सूर्य के प्रकाश में देते हैं तो वह धूसर रंग का क्यों हो जाता है, क्योंकि इसमें से क्लोरीन, और क्लोरीन जानते हैं कि क्लोरीन किसी भी चीज़ में यदि रहता है तो वह उसकी उपस्थिति में उसका रंग क्या होता है, थोड़ा चमकीला होता है, चांदी की तरह देखने में लगता है। लेकिन जैसे इसको क्या कहते हैं कि सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड को हम धूप में रखते हैं तो इसका क्लोरीन क्या होता है कि उड़ जाता है, क्लोरीन गैस इसमें से उड़ जाता है, और जिसके कारण इसका चमक धूसर हो जाता है, अर्थात धूल के तरह हो जाता है, यानी चमक इसका खत्म हो जाता है, मटमैला कलर का ये हो जाएगा। कौन सी, सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड। और एक यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण, तो यह भी कैसा है, यह भी उदाहरण है वियोजन अभिक्रिया का ही, है ना, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं सिल्वर क्लोराइड एक अभिकारक मिल करके एक अभिकारक टूटता है 2 या 2 से अधिक उत्पाद में, यह भी उसी का उदाहरण। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखने वाला है, जो ऑब्जेक्टिव के लिए MCQ के लिए जो महत्वपूर्ण है वह इसको याद रखिएगा। ठीक है, क्या कि इस अभिक्रिया का उपयोग, सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी जो हम लोग बनाते हैं, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी जो बनाते हैं उसमें इसी अभिक्रिया का यूज होता है, सिल्वर ब्रोमाइड का यूज होता है। ठीक है ना, ये वियोजन हो गया। प्रश्न उत्तर को हम लोग दूसरे दिन देखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा जो प्रकार है आपका वह है विस्थापन अभिक्रिया।
ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया को देखते हैं। विस्थापन का मतलब क्या? विस्थापित कर देना। विस्थापित कर देना माने दूसरे का पोजीशन ले लेना। तो दूसरे का पोजीशन कौन ले लेगा? जो अधिक अभिक्रियाशील रहेगा तत्व वह कम अभिक्रियाशील को क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा, विस्थापित कर देगा। किसको? कम अभिक्रियाशील तत्व को, है ना। तो जब कम अभिक्रियाशील तत्व को अधिक अभिक्रियाशील तत्व क्या करेगा? हटा देगा, है ना। तो वैसे अभिक्रिया क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। चलिए इसका भी एक उदाहरण लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए कितना सुंदर उदाहरण दिखाया गया है ना। और नीचे चलते, यहाँ पर देख रहे हैं लोहा कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कर रहा है। लोहा किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन इसको करा रहे हैं। अब बताइए, जैसे ही यहाँ पर देख रहे हैं कॉपर सल्फेट के साथ पहले यौगिक बनाया हुआ है पहले, लेकिन जैसे इसके विलयन में, इसके घोल में हम लोग लोहा को डुबाएंगे तो चूंकि जानते हैं कि कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है कौन? लोहा। लोहा ज़्यादा अभिक्रियाशील है। तो कॉपर को क्या करेगा? यह इसको हटा देगा, विस्थापित कर देगा। और हटा करके यह किसके साथ रिएक्शन कर लेगा? सल्फेट के साथ, यानी ये फेरस सल्फेट बना देगा। क्या बना देगा? फेरस सल्फेट। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यह अधिक अभिक्रियाशील है लोहा किससे? कॉपर से। और बेचारा कॉपर को डिस्प्लेस करके आगे अकेला छोड़ देगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह करती है, क्या हो गया? विस्थापन अभिक्रिया। कैसे? क्योंकि एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को क्या कर रहा है? विलयन में से विस्थापित कर रहा है। चलिए दूसरा और उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण लेते हैं विस्थापन अभिक्रिया का, ठीक है। दूसरा उदाहरण में क्या देखते हैं हम? यहाँ पर जिंक है, ठीक है। जिंक को क्या कर रहा है? जिंक कॉपर सल्फेट के साथ फिर रिएक्शन यहाँ पर कर रहा है। जिंक कॉपर सल्फेट के साथ जिंक क्या कर रहा है? जिंक कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कर रहा है। कॉपर सल्फेट के साथ, ठीक है। कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो हम ये एक्टिविटी सीरीज जब पढ़ाए होंगे, है ना, तो याद जब किए होंगे, तो जिंक क्या होता है कि कॉपर से बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है ना। कॉपर बहुत कम अभिक्रियाशील होता है ना, 2-4 तत्व से ज़्यादा होता है, लेकिन लगभग सभी तत्व से ये कम अभिक्रियाशील है। तो उसको एक्टिविटी सीरीज में आप याद कर लीजिएगा, है ना, सक्रियता श्रेणी जो पढ़ाए। तो जिंक क्या होता है कि कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होता है। जिंक क्या करेगा? इसको हटा देगा, इसको विस्थापित कर देगा। और जिंक जब विस्थापित कर देगा तो ये सल्फेट के साथ क्या करेगा? ये रिएक्शन कर लेगा। ये सल्फेट के साथ ये रिएक्शन कर लेगा, है ना। ये सल्फेट SO4 इसके साथ ये रिएक्शन कर लेगा तो क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट रिएक्शन बन जाएगा और ये कॉपर बेचारा डिस्प्लेस हो जाएगा, यानी विस्थापित हो जाएगा। तो यह भी क्या है? विस्थापन अभिक्रिया का ही उदाहरण है। तो विस्थापन अभिक्रिया किसको कहेंगे? जब अधिक अभिक्रियाशील तत्व, देख रहे हैं यहाँ पर, अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को, है ना, विलयन में से विस्थापित कर देगा। तो वैसे अभिक्रिया को क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। इसका उदाहरण हम लोग देख रहे हैं। अब अगला जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया। नाम से ही स्पष्ट है, द्विविस्थापन यानी डबल बार विस्थापन होगा। आयन का इसमें आदान प्रदान होगा। आयन का आदान प्रदान होगा, ये चीज़ महत्वपूर्ण है। आयन का आदान प्रदान होगा। आयन का क्या होगा? आदान प्रदान। अब आयन का आदान प्रदान कैसे होता है, यह चीज़ हम लोग देखेंगे इस अभिक्रिया में। आयन का आदान प्रदान होगा। चलिए इसको देखते हैं आगे उदाहरण के साथ, है ना। उदाहरण के साथ हम लोग देखते जाएंगे द्विविस्थापन में। सबसे पहले परिभाषा देख लीजिए और परिभाषा को समझ लेंगे, ठीक है। तो क्या कह रहा है? वे अभिक्रियाएं, कहेंगे कि द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ये टिक भी लगा देना, लिख लेना कॉपी में। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयन का आदान प्रदान होता है। अभिकारक के बीच ही, अभिकारक के बीच आयन का आदान प्रदान होता है। आयन क्या प्रकार का होता है बताइए?
आयन दो प्रकार का होता है, एक माइनस और एक प्लस, ऋणात्मक और धनायन और ऋणायन, माइनस और प्लस। माइनस वाला क्या कहेंगे? ऋण आयन, या प्लस वाला क्या कहेंगे? धन आयन। तो आयन दो प्रकार का होता है, जिस पर चार्ज रहेगा प्लस उसको कहेंगे धन आयन, जिस पर चार्ज रहेगा माइनस उसको कहेंगे ऋण आयन, ऋण आयन कहेंगे। ठीक है, ऋण आयन। ठीक है, तो वही यहाँ पर कह रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर रहा है ना। क्या बना रहा? बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम यदि देखते हैं तो सोडियम सल्फेट है, सोडियम जो है यहाँ पर थोड़ा और बड़ा करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सोडियम, हम सोडियम पर क्या चार्ज होता है? प्लस चार्ज होता है। और सल्फेट पर क्या चार्ज रहता है? माइनस चार्ज रहता है ना। बेरियम पर प्लस चार्ज, क्लोरीन पर माइनस चार्ज रहेगा। यहाँ पर देख रहे हैं तो क्या होगा कि माइनस वाला किसके पास जाएगा? प्लस वाला के पास। और प्लस वाला किसके साथ रिएक्शन करेगा? माइनस वाला के साथ। अर्थात धनायन ऋणायन के साथ रिएक्शन करेगा और ऋणायन धनायन के साथ। वहीं पर देख रहे हैं, अब देखिए रिएक्शन करके क्या करा? सोडियम पर चार्ज है प्लस, प्लस है, तो ये किसके साथ चला जाएगा? रिएक्शन कर लेगा माइनस वाला के। तो सोडियम क्लोरीन से रिएक्शन कर लिया तो क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड। देख रहे हैं यहाँ पर तीर का निशान, रिएक्शन हो रहा, सोडियम क्लोराइड बना रहा। अब देखिए सल्फेट पर माइनस है ना, ये ऋणायन है, और बेरियम क्या है? धनायन है। तो ये प्लस वाला के साथ रिएक्शन कर रहा है, प्लस वाला का रिएक्शन कर रहा है और क्या बना रहा है यहाँ पर? बेरियम सल्फेट। क्या बना रहा है? बेरियम सल्फेट। तो इसमें क्या हो रहा है कि आयन का आदान प्रदान हो रहा, आयन यानी धनायन और ऋणायन का आदान प्रदान हो रहा। धनायन जो है ऋणायन के साथ रिएक्शन कर रहा और ऋणायन धनायन के साथ रिएक्शन कर, यानी माइनस कैटायन एनायन भी हम लोग इसको कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है ना। तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का इस तरह से आयन के आदान प्रदान से रिएक्शन हो रहा है। और जब आयन के आदान प्रदान से रिएक्शन होगा तो ऐसे रिएक्शन को, ऐसी अभिक्रिया क्या कहेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। चलिए इतना ही था। इसमें एक चीज़ और देखिए यहाँ पर याद, अवक्षेप अभिक्रिया किसको कहते हैं? अवक्षेपन। अविलय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं, यानी यदि रिएक्शन के अंतर्गत कुछ रिएक्शन नहीं करता हुआ क्या कहता है? नीचे कहीं पर पेंदी में बैठ जाता है, अविलय रहता है, वो विलयन में घुलता नहीं है ना। तो जिस अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है वैसे अभिक्रिया क्या कहेंगे? अवक्षेपन कहेंगे। ठीक है ना। चलिए और एक रिएक्शन हम लोगों का जो बच गया है वह है उपचयन। यह महत्वपूर्ण तरह, इसको हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में उपचयन अभिक्रिया को समझेंगे। आप लोगों को ये पढ़ना है, तब तक में पढ़ करके रखिएगा कि उपचयन और अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है। तो आज का जो होमवर्क हम देंगे, आज का होमवर्क आप लोगों को क्या देंगे? आज का होमवर्क जो रहेगा आप लोगों के लिए वह होगा अभिक्रिया को एकदम लिखना है, सब अभिक्रिया को लिखना है। कौन कौन अभिक्रिया पढ़ाया है? सबसे पहले पढ़ाए संयोजन अभिक्रिया, संयोजन पढ़ाए। उसके बाद क्या पढ़ाए? वियोजन पढ़ाए। उसके बाद क्या पढ़ाए? विस्थापन अभिक्रिया पढ़ाए, है ना। और उसके बाद क्या पढ़ाए? चौथा द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़ाए। ये सारा को याद करना है, प्लस एक एक उदाहरण सबका याद रखना है, प्लस जो कॉन्सेप्ट बताए कि कैसे जानेंगे कोई संयोजन है, वियोजन है, विस्थापन है, द्विविस्थापन है। संयोजन में क्या होगा बताए, है ना, बहुत सारा अभिकारक मिल करके एक उत्पाद बनाएगा। ठीक है, इस तरह से। वियोजन टूटेगा, एक अभिकारक मिल टूटेगा तो दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करेगा। ठीक है।
अब विस्थापन में क्या करेगा, अधिक अभिक्रियाशील मान चलिए यह है, तो यह क्या करेगा, दूसरे को विस्थापित कर देगा। द्विविस्थापन में आयन का आदान प्रदान होगा, आयन का आदान प्रदान होगा। शॉर्ट में इसको याद रखना। आयन क्या प्रकार का होगा, 2 प्रकार का होता है। कौन, माइनस और प्लस, है ना, ऋण आयन और धन आयन। ठीक है, आज का वीडियो लेक्चर यहीं तक, और जो कुछ भी बच गया इसको अगले लेक्चर में हम लोग सारा कुछ को, पहला चैप्टर को ख़त्म करके उसके बाद जो भी ऑब्जेक्टिव बचेगा उस पर हम लोग प्रश्न अभ्यास करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।